मोहिनी अपनी विधवा बहू जानवी और बेटी कोयल के साथ रहती है। उसने अपने बेटे को एक हादसे में खो दिया होता है। मोहिनी और कोयल दोनों जानवी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। जानवी बहू, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया है। और भाभी, ये है मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ओह, थैंक यू सो मच माँ जी। थैंक यू सो मच कोयल। ललित के जाने के बाद भी आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, वरना कुछ ससुराल वाले तो बहू के विधवा होने के बाद उसे या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उसे घर में रखकर उसके साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं। अरे मेरी लाडली बहू रानी, तू तो मेरी दूसरी बेटी है रे। और एक माँ अपनी बेटी के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर सकती है क्या? आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हो भाभी। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हो। थैंक यू सो मच माँ जी। कोयल। जहाँ एक तरफ कोयल और मोहिनी जानवी के सामने इतने अच्छे बन रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ उसे जान से मारने की योजना बना रहे होते हैं। माँ, चाहे जो भी हो जाए, हमें जल्द से जल्द इस जानवी की जान तो लेनी ही होगी, क्योंकि जब ये मरेगी तभी हमें इसकी जायदाद मिल पाएगी। हाँ कोयल बेटा, तू एकदम सही कह रही है। मेरे पास एक ढांसू आइडिया है। इससे तो वो जानकी एक झटके में ही वैकुंठ पहुंच जाएगी, अपने प्यारे पति के पास। फिर मोहिनी और कोयल दोनों जानवी के कमरे के बाथरूम में करंट फैला देते हैं, जिससे जानवी को करंट लगे और वही उसकी मौत हो जाए। एकदम अच्छे से करंट फैलाया है पूरे बाथरूम में। अब देखना, जैसे ही ये चुड़ैल बाथरूम में अपने शुभ कदम रखेगी, इसे ऐसा करंट लगेगा कि ये वहीं पर मर जाएगी। इससे जानवी मर भी जाएगी और उसकी मौत भी एक हादसा बन जाएगी, जिससे हम फंसने से भी बच जाएंगे। दोनों माँ बेटी कमरे के बाहर खड़ी होकर जानवी को बाथरूम के अंदर जाते हुए देखती है। लेकिन जैसे ही जानवी बाथरूम के अंदर कदम रखती है, अचानक से बिजली चली जाती है और जानवी की जान बच जाती है। माँ, हमारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे? ध्यान रख बेटा, मन तो ऐसा कर रहा है कि तकिए से उसका मुंह दबा लूं और उसकी जान ले लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें उसे इनडायरेक्टली ही मारना होगा, जिससे वो मर भी जाए और हम फंसे भी ना। कोयल, क्यों ना हम उसकी कार के ब्रेक्स फेल कर दे, ताकि उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो और वो मर जाए। अरे वाह माँ, आपका खुरापति दिमाग तो एकदम 5G स्पीड से चलता है। ये प्लान एकदम अच्छे से काम करेगा। बस एक बार वो मर जाए, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच बाच कर हम दोनों यहाँ से फुर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी जानवी के कार के ब्रेक्स फेल कर देती है, लेकिन बाद में जानवी बाजार में कार से जाने की जगह बाइक लेकर जाती है और इस बार भी मोहिनी और कोयल सर पकड़ लेती है। इसी तरह वो दोनों उसे जान से मारने के कई सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन सब प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। कोयल बेटा, हमारे सारे प्लान्स फ्लॉप ही हो रहे हैं। हमें अब इसे कहीं दूर भेजना होगा, जिसके बाद हम इसे मरा हुआ घोषित करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हत्या कर यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। हाँ माँ, अब तो यही सही रहेगा। फिर मोहिनी जानवी से कहती है, जानवी बहू, तू एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? ललित के जाने के बाद तेरे घर वालों को भी तेरी फिक्र होती होगी। तू एक बार उनसे मिल के आ। हाँ भाभी, आप वहाँ जाओगी तो आपका माइंड और डाइवर्ट होगा
और आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ माँ जी। कोयल, आप दोनों सही कह रहे हो। मुझे गांव जाना चाहिए। मुझे भी उनकी याद आती है। गांव में जानवी के मायके वाले बहुत अमीर होते हैं। जानवी अपने मायके चली जाती है और उसके जाने के 2 दिन बाद मूर्ख और निर्दयी मोहिनी अपनी ही जिंदा बहू के फोटो पर हार चढ़ाकर उसका जीते जी श्राद्ध करती है और मोहिनी रोने का नाटक करती है। मोहिनी की आवाज सुनकर आस पड़ोस की औरतें भी वहां आती है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अरे पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब मेरी बेचारी बहू भी मुझसे छीन ली। भाभी, भाभी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई भाभी? क्या हुआ था आपकी बहू को? परसों तो दिखी थी मुझे यहीं पर। हाँ, वही तो। मायके जाते समय उसकी बस एक खाई में गिर गई और उसकी और उसके साथ के यात्रियों की भी मौत हो गई। हाय हाय हाय, बहुत बुरा हुआ रे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तब वहां पर हकीकत में जानवी आती है, वो भी पुलिस के साथ। जानवी को जिंदा देख वहां मौजूद सभी लोग डरकर चौंक जाते हैं। मोहिनी और कोयल के तो तोते ही उड़ जाते हैं। बहू, तू यहाँ पर? भाभी। क्यों, बज गए ना चेहरे पर 12? मुझे देखकर कुछ ऐसा ही महसूस होना था आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से मेरी प्रॉपर्टी और सब कुछ छीन कर यहां से भाग जाओगी दोनों? हरगिज नहीं। जानवी बिटिया, तुम तो जिंदा हो। तो मोहिनी ने तुम्हारा श्राद्ध क्यों किया है? क्योंकि इन लालची माँ बेटी को आप सबको और इंश्योरेंस कंपनी को ये दिखाना था कि मैं मर चुकी हूँ, ताकि मेरी मौत के बाद मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों को मिल जाए। क्या? हाँ, यही है इनकी असलियत। मैंने इन दोनों को मेरी प्रॉपर्टी का नॉमिनी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और उससे भी बड़ी गलती ये की कि ये बात मैंने इन दोनों को बताई। जानवी की बातें सुनकर सभी भौचक्का रह जाते हैं। वही कोयल और मोहिनी की गर्दन शर्म से झुक जाती है। आप दोनों के लिए मैंने कितना कुछ किया। आप दोनों को हमेशा अपना माना, लेकिन आपने मेरे पीठ में ही खंजर खोपा। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मायके में सभी यात्रा पर गए थे, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गई। वरना आप दोनों मेरी जायदाद हड़प कर कब की 9-11 हो चुकी होती। छी छी छी, लालच के चक्कर में तुम इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था मोहिनी। जब मैं यहाँ घर पर पहुंची तब मैंने अपने फोटो पर हार देखा और वो देखकर तो मैं चौंक ही गई थी। फिर मैंने आप दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली और मुझे सब पता चल गया। चलो चलो, बहुत मेहनत कर ली प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अब जेल में जाकर मेहनत से चक्की पीसना, ठीक है? पुलिस मोहिनी और कोयल को गिरफ्तार कर लेती है। कहाँ से कहाँ आ गए हम कोयल बेटा? माँ, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो दोनों हमेशा के लिए पछताते रह जाती हैं। वही दूसरी तरफ जानवी शहर छोड़कर हमेशा के लिए गांव चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। बर्फी देवी की 2 बहुएं होती हैं। एक का नाम था रजनी और दूसरी का नाम था कल्याणी। रजनी रूप रंग से बहुत गोरी और सुंदर होती है, वही दूसरी तरफ कल्याणी निहायत ही काली। बर्फी देवी का बेटा राघव और कल्याणी दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और उम्र के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं।
बर्फी देवी को कल्याणी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा उसका तिरस्कार ही करती है। वाह 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 रजनी बहू, एकदम लल्लन टाप लग रही है तुम तो। आज तो पूजा में जितनी भी औरतें आएगी सब की सब हम दोनों ब्यूटीफुल सास बहू को देखकर जल जल कर राख हो जाएगी। यस माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वहां पर भोग प्रसाद लेकर कल्याणी आती है। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तब तक पंडित जी और मेहमान भी आ जाएंगे। अरे ओ काली कलोटी, काले मुंह वाली, कहाँ और किसके लिए तैयार होने जा रही है तू? माँ जी, आज घर में हवन है ना, इसीलिए तो तैयार होने जा रही हूँ मैं। अब रजनी भाभी के पति यानी जेठ जी तो विदेश में है, इसीलिए मुझे और राघव जी को ही पूजा में बैठना होगा ना। नहीं, खबरदार, अगर तू हवन में अपनी ये काली मनहूस शक्ल लेकर आई तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन माँ जी, काले तो कृष्ण भगवान भी थे ना। एक तरफ कान्हा जी की पूजा और दूसरी तरफ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो आप? अरे चुप, कृष्ण भगवान काले नहीं नीले थे। बढ़िया ही तैयार होने, काला टीका है तू अगर दुनिया भर का सारा मेकअप भी लगा लेना तो भी सुंदर नहीं दिख पाएगी। देख अपनी जेठानी को, एकदम दूध और मलाई की तरह गोरी है और तू डांबर की तरह एकदम काली। कल्याणी को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन जब मोहल्ले में रजनी और बर्फी देवी सब्जी खरीद रहे होते हैं, तभी वहां पर कल्याणी रजनी का फोन लेकर आती है। रजनी भाभी, ये लीजिए आपका फोन। आप फोन अंदर ही भूल गई थी। आपकी माँ का फोन है, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो इतनी सी बात के लिए यहाँ तक दौड़े भागे आने की क्या जरूरत थी? कल्लो कही की। हाय हाय, देखो तो ये बर्फी देवी की छोटी बहू तो एकदम काले जामुन की तरह काली है। क्या बर्फी देवी, एक बहू काली तो दूजी गोरी, क्या नसीब पाया है आपने। इस काली लड़की को देखकर तो बहुत डर लगता है, कितनी बदसूरत और डरावनी शक्ल है इसकी। अब क्या करूं बहनों, मेरे भाग ही फूटे। अरे ओए काली कलमुई, चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक खींच कर लगाऊंगी ना तो सीधे मायके में ट्रांसफर हो जाएगी। बर्फी देवी कल्याणी के मन को ठेस पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे हमेशा ताने देते रहती। एक दिन सुबह गलती से कल्याणी के पराठे जल जाते हैं। ये कैसे जले हुए काले पराठे बनाए हैं तूने? लग तो बिल्कुल तेरी तरह रहे। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पराठे तो बिल्कुल इस कल्लो की तरह ही लग रहे हैं। माफी चाहती हूँ माँ जी, वो गलती से हो गया। अरे इस पृथ्वी पर तो तू सिर्फ गलतियां करने ही आई है। अब शकुनी काली कलमुई, बस करो माँ। जब देखो तब मेरी बीवी को उसके काले रंग के कारण कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अबे ओ चूसे, नल्ले नान कटाई, ज्यादा जबान मत चला। बड़ा आया जोरू का गुलाम। माँ का पल्लू छोड़कर अपनी काली बीवी का काला पल्लू थामना सीख गया है। पता नहीं किस जले हुए खेत से उठाकर लाया है इस काली शक्ल वाली लड़की को। अपनी सास की बातें सुनकर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन बर्फी देवी एक दूर के रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही होती है। जी, हाँ, मेरी एक ही बहू है, एकदम पूर्णिमा का चांद है वो। जी हाँ, मैं अभी तस्वीर भेजती हूँ। नहीं, राघव ने तो शादी की ही नहीं अभी तक। हाँ माँ जी, आपने उनसे ये क्यों कहा कि राघव जी अब तक कुंवारे हैं, जबकि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ?
हाँ तो फिर क्या करूं मैं? तेरी काली तस्वीर बेच के कटवा लूं अपनी बच्ची कुची नाक? चुड़ैल कहीं की। तेरा नाम कल्याणी नहीं कालिनी होना चाहिए। काली कालिनी। ओ काली देवरानी मैडम, जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। और हाँ, उसमें दूध डालना। अपनी तरह काली कॉफी बनाकर मत लाना। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। बेचारी कल्याणी रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगती है। एक दिन जब कल्याणी का जन्मदिन होता है, तभी सास और जेठानी दोनों उससे भरपूर काम कराते हैं। और शाम में सास उसके लिए एक गिफ्ट लाती है। हैप्पी बर्थडे बहू, ये ले, ये तेरे लिए तोहफा। अरे वाह माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्याणी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखती है कि उसमें काली साड़ी, काली चूड़ियां और काले रंग का श्रृंगार का सामान होता है। कल्याणी उस गिफ्ट को देखकर बहुत उदास होती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देख सास और जेठानी उस पर खूब हंसते हैं। एक दिन उनके घर पर घर मालिक आता है। नहीं राघव, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को और मोहलत नहीं दे सकता। पिछले महीने भी तुम लोगों ने घर का किराया नहीं भरा और इस महीने भी वही सेम ड्रामा है। बात को समझने की कोशिश कीजिए अंकल। रिसेशन की वजह से मेरे भाई की सैलरी नहीं हुई है और यहाँ पे मेरा भी बिजनेस नहीं चल रहा। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे आज के आज पैसे चाहिए ही चाहिए, वरना अभी के अभी एक घर खाली करो। अबे ओए बॉटल के बिछड़े हुए ढक्कन, तेरी ऐसी की तैसी। एक बार बोला हुआ तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे टकले, तेरा पैसा दे देंगे, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं हम। इडियट नॉनसेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझसे इस अभद्र भाषा में बात करने की? माफ कीजिए काका जी, लेकिन आप शांत हो जाइए। मैं भाभी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप ये लीजिए, ये आपका पसंदीदा शरबत है ना, ये पीजिए। काका, हमें यहाँ रहते हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और इतने सालों में ये पिछले महीने से ही ये प्रॉब्लम आया है, वरना हमने कभी आपको किराए के लिए कभी परेशान नहीं किया है। लेकिन कल्याणी बिटिया। काका जी, अगर आपने अभी मुझे बिटिया कहा है तो प्लीज हमें एक आखिरी मोहलत दे दीजिए ना। मासूम कल्याणी की बातें सुनकर घर मालिक का विचार बदल जाता है और वो उन्हें मोहलत दे देता है। बर्फी देवी, मैं बस आपको इस छोटी बहू के कारण ही एक आखिरी मोहलत दे रहा हूँ, वरना आपकी ये बड़ी बहू की बातें सुनकर तो मैं आपको इस घर से निकालने ही वाला था। रजनी, सुंदर होने से कुछ नहीं होता, गुण और संस्कार से ही एक व्यक्ति की असली सुंदरता झलकती है। इतना कहकर घर मालिक वहां से चला जाता है। बर्फी देवी को अपनी गलतियां समझ आ जाती है और वो इस बात के लिए कल्याणी से माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने ही अपने दोनों बहू में रंग को लेकर भेदभाव किया, लेकिन तूने आज ये साबित कर दिया कि काला रंग हो या गोरा रंग, संस्कार और गुणों से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं। बस माँ जी, आप माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद से बर्फी देवी अपनी दोनों बहुओं को बराबर का दर्जा देती है और उनमें कोई भेदभाव नहीं करती।